मेरे प्यारे साथियों, आपको बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे और जो भी हमने लेक्चर अब तक बनाए हैं वो आपको हेल्प कर रहे होंगे। ज़्यादा ना करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसका आपको हेल्प एग्ज़ाम में होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें सेक्शन बी का ही है, जो कि इंजन ऑल्टरनेटर है। इंजन ऑल्टरनेटर, इसके ऊपर लगभग 2 क्वेश्चन आए हुए पिछली बार। तो इंजन ऑल्टरनेटर, जनरली आपने जनरेटर तो सुना हुआ है, लेकिन ऑल्टरनेटर के बारे में आपने सुना होगा कि ऑल्टरनेटर क्या होता है। अब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि थोड़ा सा समझने के लिए, याद करने के लिए थोड़ा बेसिक सी थोड़ा सा हमें ज्ञान होगा तो याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि एक थोड़ा सा कहानी बन जाए, थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से बन जाए जो जनरलाइज हो जाए और उससे आपको याद रहे। जो हमारे जैसे मान लिया कि हम बोलते हैं भाखड़ा बांध से बिजली पैदा होती है, तो जो भाखड़ा बांध है वहां पे क्या होता है, बोलते पानी से बिजली पैदा हो रही है। तो पानी से तो बिजली पैदा नहीं होती है। बस आप ये मानिए कि हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी है, एक ऐसी एक ताकत है, इसकी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में हम बदल रहे हैं। तो पानी से होता क्या है कि पानी से जो पानी है, जो भखड़ा जो डैम है, हमने ऊंचाई पे उस पानी को इकट्ठा किया हुआ है। और इकट्ठा करने से क्या होगा, जैसे ये पानी यहाँ पे इस लेवल पे है, इस पाइप से हमने आगे इसको नीचे फेंका है। अब इतने प्रेशर से ये नीचे फेंक रहा है, तो यहाँ पे हमने एक डिवाइस लगा दिया। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जोर से पानी गिर रहा है, और यहाँ पे ये जो पत्तियां लगी हैं, या लोहे का एक टरबाइन बोलते हैं इसको, टरबाइन है, उस पे ये पानी जोर से गिर रहा है। जैसे ही पानी जोर से गिरेगा तो ये जो टरबाइन है ये घूमेगा, घूमेगा, जोर से घूमेगा, कम घूमेगा, वो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है कि हमने उसकी कैलकुलेशन कितनी की है। तो एक आपने याद रखना है कि आरपीएम होता है, आरपीएम एक याद रखना है आपने, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन पर पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम बोलते हैं। इसका आरपीएम कितना है, तो कभी भी हम अल्टरनेटर लेने जाते हैं, या स्कूटर का भी देखा होगा आपने, जब गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें भी लिखता है कि कितने आरपीएम पे कितना टॉर्क है उसका, कि 1 मिनट में वो कितना घूम सकती है और उसकी ताकत कितनी है। तो बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो ये किसी आरपीएम में, रेवोल्यूशन पर मिनट में घूमेगा। अब ये जो घूमेगा तो क्या हुआ, इसकी जो स्थिर एनर्जी थी, वाटर की जो स्थिर स्थिर मतलब कि उसकी स्थिति के वजह, जो रुका हुआ पानी था उसकी स्थिर एनर्जी थी, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो कन्वर्ट हुई, जब ये टरबाइन घूमा, तो जब भी कोई चीज ऐसी कोई सामने घूम रही होती है जिसपे कोई चेंज आ गया, तो उसको मैकेनिकल बोलते हैं कि वो मैकेनिकली चेंज हुई। तो जब ये घूमेगा इससे, तो ये कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी। अब ये जो टरबाइन होता है, इस तरह से ये आगे डिजाइन किया होता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसमें वायरिंग होती है, वो अंदर कोई ऐसा पार्ट है, जब भी वो घूमेगा और उसके चारों तरफ हमने चुंबक लगाया हुआ है, चुंबक से कोई बॉडी बनाई हुई है, उसके अंदर कोई कंडक्टर मतलब कि तांबे की वायर या तांबे की बाइंडिंग जब घूमेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड में तांबे की जब वायरिंग घूमेगी तो उसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकिंग। तो लिंकिंग होती है आपस में मैग्नेटिक फील्ड और उस तांबे की, जो कंडक्टर हमने बीच में घुमा रहे हैं, ऐसे है वो बीच में घुमा रहे हैं, तो उसको घुमाने से क्या होगा, वो जो अंतर बाइंडिंग होगी उसमें बिजली पैदा हो जाएगी। बिजली पैदा हो जाएगी मीन मैकेनिकल एनर्जी जो है वो अब किस में चेंज होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में चेंज होगी। पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुई,
मूवमेंट हुई, मूवमेंट का मतलब मैकेनिकल एनर्जी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी है? भाखड़ा डैम से कौन सी एनर्जी आती है? वो आती है एसी, एसी करंट, एसी सप्लाई। ठीक है, कभी भी आपने सुना होगा कि वहां से कोई डीसी सप्लाई आ रही है, भाखड़ा डैम से डीसी सप्लाई नहीं आती है। ठीक है, एसी सप्लाई आती है। तो जो एसी सप्लाई, ये जो टरबाइन घूम रहा है, इस टरबाइन को मैकेनिज्म इस तरह बनाया जाता है कि वो घूमे और फ्लक्स लिंकिंग हो, फ्लक्स लिंकिंग होगी तो एसी में कन्वर्ट होगा। तो जो एक ऐसी चीज, जैसे यहां पे क्या है, यहां पे तो हमारे पास भाखड़ा डैम से पानी आ रहा है जो उसको टरबाइन को घुमा रहा है, लेकिन हमारी बीएसएनएल एक्सचेंज में क्या होगा? बीएसएनएल एक्सचेंज में तो पानी नहीं होगा, तो वो मैकेनिकल पार्ट है, वो घूमेगा कैसे? उसको घुमाने के लिए हमें कुछ चीज चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, ये जो इंजन ऑल्टरनेटर है, ये वहां पे काम आता है जब बैटरी बैंक तो लगा हुआ है लेकिन पीछे से पावर सप्लाई चली गई और लंबा पावर कट लग गया, तो हमें इंजन को ऑन करना पड़ता है। और इंजन को ऑन करेंगे तो ऐसा नहीं कि इंजन ऑन करके वो डायरेक्ट एसी दे देगा या डीसी दे देगा, लेकिन इंजन के बाद हमारे पास एक इंजन ऑल्टरनेटर होता है। अल्टरनेटर क्या करता है कि जो ये हमारी इस चीज को घुमाने के लिए क्या चाहिए था, तो इस चीज को घुमाने के लिए हमें, जिसको बोलते हैं डीजी सेट, जनरेटर सेट बोलते हैं इसको। जनरेटर सेट जो है वो, इसमें इंजन में हम क्या डालेंगे, तेल डालेंगे, डीजल डालेंगे। डीजल डाल के क्या होगा, वो इंजन स्टार्ट होगा। इंजन स्टार्ट होगा तो उससे एक शाफ्ट होती है, वो घूमेगी ऐसे करके, घुमा। अब ये इंजन घुमा, अब ये घूम रहा है। ये जो घूमने का काम था जो हम भगड़ा बांध में कर रहे थे पानी के साथ, वो हम जनरेटर सेट के थ्रू कर रहे हैं। अब ये पार्ट घूम रहा है। अब हमने इसको जो है अल्टरनेटर, अल्टरनेटर एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी, अंदर उसमें हमने कोई कंडक्टर कंडक्टर या कंडक्टर की वाइंडिंग इस तरीके से की होगी कि वो इसके बीच में जब ये शाफ्ट हम इसको कर देंगे तो ये जो वायरिंग है ये घूमेगी, और ये हमारा मैग्नेटिक मैग्नेटिक इसकी बॉडी है, मैग्नेट है समझो। मैग्नेट में अंदर में जब भी कोई कंडक्टर घूमता है तो इसमें फिर वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, हमें, मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे घर जो होते हैं, घरों में जो सप्लाई आती है वो आती है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। आपने याद भी रखना है, 50 हर्ट्ज मतलब जो हमारी एसी है, एसी सप्लाई है, वो इस तरह से चलती है साइकिल्स में, ऐसे ऐसे करके चलती है। ये इसका एक साइकिल होता है, साइकिल में कि एक चक्कर इसका पूरा, तो ये 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाती है। 1 2 3 4, तो 50 चक्कर जो कंप्लीट करती है एक साइकिल में, इसको बोलते हैं 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। तो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारी जो सप्लाई है उसमें 50 हर्ट्ज की सप्लाई होती है, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पे 220 की जगह 110 वोल्ट यूज करते हैं, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 60 हर्ट्ज होती है जनरली, आपने याद रखना। लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड में कहीं भी आपकी एसी वोल्टेज है उसकी सप्लाई 50 हर्ट्ज पे ही होगी। वोल्टेज उसकी 3 फेज, सिंगल फेज वो अलग अलग होती है, 415 वोल्ट 3 फेज होती है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। तब हुआ क्या कि इसने क्या किया, एसी प्रोड्यूस कर दी, एसी वोल्टेज हमें दे दिया। तो अल्टरनेटर इज अ डिवाइस, अल्टरनेटर एक ऐसा उपकरण है जो हमें, जो इंजन के साथ जुड़ा होता है, और इंजन से जब वो उसकी रोटेशन होती है मैकेनिकल एनर्जी, तो वो अल्टरनेटर जो होता है वो इस तरह से डिजाइन किया होता है कि उसकी जो आउटपुट आती है वो एसी आती है। अब हमारे पास
अगर एसी आ गई तो एसी किसके लिए यूज करेंगे? एक तो हम जो हमने पढ़ा था कि बैटरी बैंक को जाएगी, बैटरी बैंक को डायरेक्ट नहीं जाएगी, कैसे जाएगी? जो उसका पावर प्लांट है उसके अकॉर्डिंग जाएगी वो, फिर उसको एसएमपीएस बोला जाता, स्विच मोड पावर सप्लाई, आगे रेक्टिफायर से फिर उसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारी इस अल्टरनेटर से एसी जो है वो बैटरी बैंक को चार्ज कर रही है, और हमारा जो लाइट जल रही है, हमारे जो एक्सचेंज में कंप्यूटर चल रहे हैं, लाइट जल रही है, उसके लिए एसी यूज कर रहे हैं। और जो हमारा एयर कंडीशनर होता है, एयर कंडीशन जिसको एसी बोलते हैं, एयर कंडीशन को ऑन करने के लिए, क्योंकि हमारा जो टेलीकॉम इक्विपमेंट है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में अच्छी तरह काम करता है, तो एसी की जरूरत भी होती है। तो ये जो अल्टरनेटर है ये इंजन के साथ जुड़ा होता है, और इसको जुड़ने के बाद क्या होता है, हमें एसी आउटपुट आती है, और यहाँ पे भाखड़ा बांध से पानी आता है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरेटर को ऑन करते हैं, डीजल डाल के उसको स्टार्ट करके, फिर उसका जो मैकेनिकल पार्ट घूमता है उसको अल्टरनेटर से जोड़ देते हैं। अल्टरनेटर जब घूमेगा तो वो एसी में आउटपुट देता है। एक छोटी सी कहानी आपने याद रख लेनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि अल्टरनेटर में एक ब्लॉक डायग्राम आप याद कर लीजिए। डीजल इंजन आ गया, आपने याद रख लेना। डीजल इंजन को हमने आधे ऑल्टरनेटर से जोड़ दिया। जो ऑल्टरनेटर है उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं? स्टेटर, स्टेटर समझो कि इसकी की ऐसे से, जैसे मोटर हमने देखी है उसकी बॉडी होती है, तो इसको हम स्टेटर बोलते हैं। बाहर का जो पक्का पार्ट है मैग्नेटिक, उसको स्टेटर बोलते हैं। अंदर जो पार्ट घूमता है उसको हम रोटर बोलते हैं। जो अंदर फ्लक्स लिंकिंग करेगा, बिजली पैदा करने में हेल्प करेगा, उसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग। अब एसी भी तो हमने लेनी है, एसी लेनी है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, बिजली पैदा होगी, लेकिन बिजली के दो पॉइंट होंगे तो उसमें से उनको हम खींचना भी है। वो पार्ट तो घूम रहा है, तो हम ऐसा करेंगे कि उन पॉइंट के साथ कनेक्शन तो परमानेंट कर नहीं सकते हैं, लेकिन वो घूम रहा है तो उसके साथ हम उस चीज को टच कर देंगे। जैसे ही टच करेगा, ये घूम रही है, घूम रही है, लेकिन ये टच हुई है, तो इसमें से हमें करंट मिल जाएगा, करंट वोल्टेज जो भी होगा वो मिल जाएगा एज ए स्विच की तरह। तो उसको स्लिप रिंग बोलते हैं, स्लिप रिंग या ब्रशेस बोलते हैं, ठीक है जी। ऑल्टरनेटर के पार्ट हो गए स्टेटर, रोटर, फील्ड वाइंडिंग होगी, स्लिप रिंग होगी या ब्रशेस होगी। स्लिप रिंग या ब्रशेस क्या करते हैं, जो वहां पे बिजली पैदा हुई है उसको हम ऐसे करके परमानेंट बाइंडिंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो पार्ट घूम रहा है, तो हमने उसको ऐसे लगा दिया कि वो स्लिप कर रहा है, लेकिन जुड़ा है। वो कोई भी चीज अगर घूम रही है लेकिन वो उसके साथ जुड़ी है तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें आ जाएगी, जो करंट है या जो वोल्टेज है वो आ जाएगी, और हम यहाँ से लेके जहां भी हमें जरूरत होगी वो एसी आउटपुट हम सेट कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो ये इंजन ऑल्टरनेटर का एक छोटा सा कंसेप्ट था, वो आपने याद रखना है। और जो इंजन ऑल्टरनेटर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? सिद्धांत फेराडे। फेराडे लॉ। तो फेराडे लॉ क्या बोलता है, और फेराडे लॉ कौन सा है? फेराडे लॉ, फेराडेज लॉ
ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंसेप्ट है जो कि मैंने आपको बता दिया कि जो, और उसकी इंडक्शन मतलब कि वो घूम भी रही है, ऐसा नहीं कि स्टेशनरी है तब तो उसमें से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे करके जो हमारा जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में खड़ा रहेगा तब कुछ नहीं होगा वो, लेकिन जब घूमेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन जा रही है उनको कट करेगा, और कट करने की वजह से जो बिजली पैदा होगी उसको ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और फैराडे इसमें जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको बनाया था या दिया था सिद्धांत इसका। इसके जो आपने याद रखना है कि ऑल्टरनेटर की जो आउटपुट होती है 415 वोल्ट, और कौन सी, थ्री फेज, 415 वोल्ट थ्री फेज या 220 वोल्ट सिंगल फेज। ठीक है, फेज क्या होता है, आप सिंपली समझो कि तीन तारे होती हैं और उसके साथ एक ग्राउंड होता है, तो तीन तारे और एक ग्राउंड हो गया, चार तारे हुई, एक ग्राउंड हुआ, तो तीन फेज मिलके अलग अलग में आ रही है, तो उसको तीन फेज बोली तीन फेज थ्री फेज कहां पे यूज होता है, जहां पे लोड ज्यादा होता है। लेकिन तीनों फेज में से हम इस तरह से डिजाइन करते हैं, आउटपुट उसकी 220 ही आती है, लेकिन यूज तीनों फेज होते हैं। तो फेज का भी कंसेप्ट रहने देंगे हम, बस 415 थ्री फेज, 220 वोल्ट सिंगल फेज। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्टरनेटर का क्या इनपुट आउटपुट होती है, और इसकी सप्लाई जो है, जो कि क्या देती है, जो आउटपुट होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज की उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब आ गई रेटिंग, कि अगर हम अल्टरनेटर लेते हैं, मान लें कि हमने बोला कि अल्टरनेटर लेना है, या हमने अल्टरनेटर की स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो हम बोलेंगे इसको रेटिंग, क्योंकि टेक्निकल में कोई भी यूनिट या उससे रिलेटेड जो है किस चीज में मापते हैं वो बड़ा जरूरी है। 5 kVA टू 500 kVA। अब हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ है कि के का मतलब क्या होता है, किलो, किलो मतलब हजार, 5000 वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर इकट्ठा क्यों आ गया, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है। अगर एक वोल्टेज देगा तो करंट की भी कोई ना कोई इसकी लिमिट होगी। ऐसा नहीं कि वोल्टेज इसने 220 दे दी, करंट माइक्रो एम्पियर में दे रहा है, फिर तो किसी काम का नहीं है। तो हमें दोनों पैरामीटर देखने होते हैं, तो इसलिए इसकी जो कैपेसिटी होती है वो केवीए में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है द रेटिंग ऑफ द अल्टरनेटर, इंजन अल्टरनेटर इज मेजर्ड इन, ठीक है, किलो वाट एम्पियर, सॉरी किलो वोल्टेज एम्पियर, के बी ए। ठीक है जी, के बी ए, किलो वोल्ट एम्पियर। तो ये आपने याद रख लेना है, बिल्कुल याद रख लेना। अब इसमें हमें बोला कि स्लिप रिंग यूज होती है या ब्रशेज यूज होते हैं, जो जहां से सप्लाई लेते हैं, हम बाहर की तरफ पॉइंट निकालते हैं। तो हमारे जो अल्टरनेटर जो बीएसएल में यूज होते हैं वो ब्रश लेस अल्टरनेटर होते हैं। ब्रश लेस अल्टरनेटर है मतलब उसमें ब्रश जो है वो नहीं है। ब्रश ब्रशेज या स्लिप रिंग्स के क्या नुकसान होते हैं कि वो लगातार चल रहा है, तो एक लिमिट आती है वो गर्म हो जाते हैं, गर्म होकर मेल्ट हो जाते हैं, बहुत सारे हैं। तो अब टेक्नोलॉजी आ गई कि वो वहीं से बाइंडिंग उठा लेते हैं, इनकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। और बीएसएनएल में क्योंकि हैवी लोड होता है तो इसलिए ब्रशलेस ऑल्टरनेटर यूज होता है। याद रखना है कि अगर कहीं पे ऑप्शन आता है कि बीएसएनएल में कौन सा अल्टरनेटर यूज करते हैं, तो ब्रशलेस ऑल्टरनेटर यूज करते हैं। और ब्रशलेस, इसकी क्या खास बात होती है, इसकी लेस
मेंटेनेंस होती है। लॉन्ग लाइफ होती है इसकी, नो स्पार्किंग। किसकी? अल्टरनेटर है, लेकिन वो ब्रश लेस है। और हमने देख लिया कि अल्टरनेटर में एक स्टेटर होता है, रोटर होता है, फील्ड वाइंडिंग होती है, स्लिप रिंग होती है या ब्रशेज होते हैं। ठीक है, तो आपने ये तीन चार, एक इसका ला क्या है? फ्राइडेज ला है। फ्राइडे ला कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। रेटिंग क्या होती है? केबीए में होती है। 5 केबीए का है तो छोटी एक्सचेंज के लिए, और जब हमारा लोड बढ़ जाता है तो उसकी रेटिंग आगे बढ़ती रहती है। तो रेटिंग ऑफ द अल्टरनेटर इज मेजर्ड इन केबीए, किलो वोल्ट एम्पियर। और ब्रश लेस अल्टरनेटर हम इसमें यूज करते हैं, और इसकी खास बात लेस मेंटेनेंस होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, नो स्पार्किंग होती है इसमें। थोड़ा सा इसकी फोटो लेनी, फोटो ले लीजिए। प्लस इसका जो आरपीएम बोला मैंने, 1500 आरपीएम। 1 मिनट में अल्टरनेटर का जो पार्ट होता है, जो घूमता है, वो 1500 बार घूमता है। 1 मिनट में 1500 बार। जो मैकेनिकल पार्ट जो इंजन का घूम रहा है आगे, या अल्टरनेटर को घुमा रहा है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो वो 1 मिनट में 60 सेकंड में, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड में 1500 बार रोटेट करता है। तो देखो कितना फास्ट है वो, कितनी उसकी ज्यादा स्पीड है। थोड़ा सा इसको मिटा दें ताकि थोड़ा वीडियो आप चाहे आगे कर लीजिए। ये छोटा सा ही टॉपिक है, पिछली बार इसके 2 न्यूमेरिकल आए थे इससे मिलते जुलते। तो अभी हम देखेंगे कि जो भी इसका पार्ट करेंगे वो आगे आपको पेपर में हेल्प करेगा। थोड़ा बोर्ड है, एक बार लिखने के बाद मिटता आसानी से नहीं है। गंदा सा बोर्ड साफ में प्रॉपर। हम यहाँ ले लेते हैं इसमें। अब ये जो इसकी जो भी कोई पार्ट घूमता है, इलेक्ट्रिक कोई भी चीज रोटेशन में आती है, तो वो क्या होती है? गर्म हो जाती है टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसमें कूलिंग का मेथड भी होता है कि उस चीज को हमने कूलिंग कैसी करनी है। जैसे आपने देखा होगा कि बाहर जो हमारे घर में जो सप्लाई आती है, हमारे रोड के पास या कहीं पार्क के आसपास कहीं ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो उसको ठंडा कैसे करते हैं? तो उसकी जो भी बाइंडिंग अंदर की होती है, उसको कूलेंट ऑयल ऑयल में डुबो के रखते हैं हमेशा। लेकिन गर्मियों में क्या होता है कि उसका लोड बढ़ जाता है, और अपने कूलेंट की भी एक टेम्परेचर सहन करने की शक्ति होती है। अगर वो मान लिया बढ़ गया, काफी बढ़ गया, तो उसमें जो तेल है, जो कूलेंट है, जो उसको कूल रखता है, हेल्प करता है उसकी, वही उसमें ही आग लग जाती है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो पूरा जल जाता है अंदर से। तो इसकी मेंटेनेंस के लिए, उसी ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस के लिए हम क्या करते हैं कि जो उसका कूलिंग ऑयल होता है अंदर, उसको हम टाइम टू टाइम उसकी थिकनेस देखते रहते हैं कि वो पुराना ना हो जाए, पतला ना हो जाए। तो उसको हम चेंज करवाते रहते हैं वहां पे। उसको बोलते हैं, हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं कि ट्रांसफार्मर इससे पहले जल जाए,
हम उसको जलने के जितने रीजन है उसको पहले ही हम ठीक कर लें। तो इसी तरह क्या होता है, जो ऑल्टरनेटिव होता है, एक महंगी आइटम होती है, कॉस्टली होती है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कूलिंग जो होती है वो एक हमारी एयर कूलिंग होती है, मतलब उसका पार्ट ही ऐसे डिजाइन करेंगे कि वो जब घूमेगा तो आपस में ही वो अपने अंदर ही फैन की तरह काम करेगा और बाहर की हवा को लेके वो उसको ठंडा रखेगा वाइंडिंग को। और एक होता है वाटर कूलिंग। अब इलेक्ट्रिकल पार्ट है तो उसमें ऐसा नहीं होता कि वाटर कूलिंग उसमें इलेक्ट्रिकल के बीच में कहीं पानी घुस जाए। तो इस तरीके से होता है कि वो बाहर का जो पार्ट है वो पानी उसके बाहर है, लेकिन जैसे ये गर्मी हो रही है तो ये हीट पानी को दे रहा है, और जैसे ये पानी को दे रहा है तो वो अंदर उसकी बाइंडिंग को ठंडा रख रहा है। तो ये आ गई हमारी कि हम इसकी कूलिंग कैसे करते हैं। डिपेंड करता है कि कितना साइज है उसका। तो ज्यादातर वाटर कूलिंग करते हैं जब हायर सॉरी जब हायर रेटिंग के हम ऑल्टरनेटर या डीजी सेट चलाते हैं तो उसमें वाटर कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें देखना है कि अगर वोल्टेज है उससे क्या रही है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। हमने ज्यादातर देखा होगा कि जब हमारे बीस में ऑफिस में बिजली जाती है तो जनरेटर सेट को ऑन कर देते हैं, और ऑन करते करते वो आवाज करता रहता है, लेकिन उसको ऑन करते करते पहले हम ऐसा नहीं कि ऑन किया और फटाफट उसमें लोड में ऑन कर दिया और सारे कंप्यूटर या बिजली चल पड़ी। कई बार क्या होता है कि हमें दो दो तीन तीन चार चार मिनट लग जाते हैं, ऑन कर दिएगा लेकिन उसको ऑन नहीं करते हैं। ऑन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसकी एक तो वोल्टेज हमें 215, 220 या 415 जो भी हमें चाहिए, ठीक है, वो नहीं आ पाती है। दूसरा क्या कि फ्रीक्वेंसी इसकी वेरी करती है, ये चाहिए हमें 50 हर्ट्ज, ये 49 to 51 तो हो सकती है, फिर एवरेज आने में इसको 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज पे ही इसको डिजाइन किया जाता है जो हमारे इक्विपमेंट्स आते हैं। अगर इससे ज्यादा ये कम होगी तो हमारी जो मशीनरी है लगी हुई बर्न हो जाएगी, जल जाएगी वो, या प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। तो जब हम जनरेटर सेट को ऑन करते हैं, ऑल्टरनेटर उसके साथ कनेक्टेड होता है, जब उसकी आउटपुट आती है तो हम देखते हैं कि वोल्टेज जो है वो ठीक आनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ठीक आनी चाहिए। तो हमारी जो वोल्टेज है वो एबीआर, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, वहां पे सर्किट रखा होता हमने, वो इस वोल्टेज को 220 के आसपास सेट करता है, ठीक है। 240 हो जाए तो 220 पे जाएगा, 200 हो जाए तो उसको 220 तक लाने की कोशिश करता है। तो एक तो ये हो गया एवीआर, आपने याद रखना है। नंबर दो, इसी में गवर्नर, गवर्नर मतलब गवर्न कर रहा है, उसको देख रहा है, चेक कर रहा है। तो क्या चेक करना है, फ्रीक्वेंसी, और एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इंडिया में, इंडियन स्टैंडर्ड में 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मीन 50 चक्कर एक सेकंड में, या हर्ट्ज को पर सेकंड, पर सेकंड जो भी इवेंट होती है उसको हर्ट्ज बोलते हैं। कोई भी काम एक सेकंड में हो रहा है, अगर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड होगा तो उसको बोलेंगे हर्ट्ज। तो एवीआर गवर्नर रखना है, गवर्नर का काम होता है फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने का। अच्छा, अब इसमें प्रोटेक्शन क्या क्या होती है। प्रोटेक्शन, अब आपको थोड़ा समझ आ गया कि प्रोटेक्शन का क्या है। इसमें एक तो वोल्टेज, वोल्टेज लो, लो वोल्टेज प्रोटेक्शन, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन, फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन, फ्रीक्वेंसी की ज्यादा या कम ना हो,
लो करंट प्रोटेक्शन और अल्टरनेटर के लिए क्या चाहिए हमें, अर्थिंग भी करते हैं इसमें, अर्थिंग, उसकी बॉडी जो है उसको यहां से अर्थ कर देते हैं। ठीक है, तो यार ये हमने ओवर वोल्टेज हो गया। ऐसा ना हो कि ओवर स्पीड हो, ठीक है। 1500 आरपीएम में सेट किया हुआ है, उससे 50 हर्ट्ज आएगी, 220 वोल्ट आएगी, 1600 आरपीएम हो गई, तो उसकी स्पीड भी कंट्रोल करनी है। या 1400 रहेगी तो उसको स्पीड को कंट्रोल करना है। वो इंजन में ही हमारे पास ऑप्शन होता है कि उसकी स्पीड कैसे कम या ज्यादा करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसमें। तो ये प्रोटेक्शन आ गई। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्या करते हैं, अब कोई भी मेंटेनेंस है, आप देखिए अपने आप देखिए कि मेंटेनेंस कैसे हो सकती है इसकी। मेंटेनेंस में डेली मेंटेनेंस क्या होती है, डेली मेंटेनेंस एक तो हम फ्यूल चेक करते हैं, ऐसा तो नहीं कि फ्यूल ही खत्म हो गया हो। कूलिंग होगी, कूलिंग होगी, या इसको टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। फ्यूल हो गया जिसको कि हम ऑयल बोलते हैं, ये मेन चेक करना होता है। ये कूलिंग उसकी, वोल्टेज आउटपुट भी देखनी है, तो वोल्टेज आउटपुट तो एक प्रिकॉशनरी है जिसको कि हमने कंट्रोल करना है प्रोडक्शन में। तो डेली मेंटेनेंस के लिए हमने दो चीजें मेनली देखनी है, फ्यूल ऑयल और कूलिंग। अब हमने वीकली बोल दिया कि वीकली चेक करना दो, क्योंकि एज ए टेलीकॉम टेक्नीशियन हमें पता होना चाहिए कि हमारी ड्यूटी अगर पावर प्लांट पे लगती है तो हमने क्या क्या चेक करना है, उसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, उसको हमें टिक रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि बाद में कोई बड़ा मेजर फाल्ट आ जाए। वीकली, वीकली एक हफ्ते बाद, मान लें कि पावर कट लगा ही नहीं, पावर कट नहीं लगा, तो इसका मतलब कि जनरेटर सेट या हमारा अल्टरनेटर यूज नहीं हुआ। लेकिन अब हमने क्या करना है, अल्टरनेटर को किसी भी कंडीशन में एक हफ्ते बाद ऑन लोड ऑन करना है। ऑन लोड ऑन करने का मतलब होता है कि हमने पीछे से पावर सप्लाई बंद की और जनरेटर सेट को ऑन किया और उसके ऊपर पूरा लोड दे दिया, मतलब एक्सचेंज को चला दिया बिना बैक बिजली गए हुए। बिजली नहीं गई लेकिन हमने इसको एक बार वीकली चेक करना है, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें कोई फॉल्ट हो। दे रहे तो 215 वोल्ट है, 220 वोल्ट दे रहा है, बस सारे पैरामीटर ठीक हैं, जैसे लोड पे गया और लोड पे जाके वो फेल हो गया, तो वो फेल ना हो, तो हमने इसको वीकली चेक करना होता है। अगर यूज ना हो रहा हो तो हमने चेक करना है इसको कि ओके कि नहीं है। तो उसके एक चार्ट बने होते हैं, मेंटेनेंस का चार्ट होता है, वीकली, डेली, मंथली, क्वार्टरली, ठीक है, हाफ ईयरली, ईयरली, टू ईयरली, वो उस तरह से होते हैं। तो हमने उसको चेक करना होता है, टिक लगानी होती है, जिसकी ड्यूटी होती है वो बोलता है हाँ जी मैंने ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, सारे पैरामीटर चेक कर लिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वैसे टॉपिक है हमारा। अब इसके हम थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे, दो न्यूमेरिकल हैं, वो थोड़े देखेंगे उसको कि वो न्यूमेरिकल किस तरह से आए हुए हैं। वीडियो थोड़ा आगे कर लीजिए चाहे आप। डस्टर मैंने सारे दूसरे भी इस्तेमाल कर लिए लेकिन साफ हो नहीं रहा है बोर्ड पूरी तरह, जो हो रहा है फिर उसी से करते हैं। क्वेश्चन है पी बाई क्यू, मतलब पिछले पेपरों में आए हो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
अ पार्ट ऑफ डीजल जनरेटर। अब हमने, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है, अब डीजल जनरेटर, जनरेटर जनरली क्या होता है, जनरेट करता है। तो जनरेटर और अल्टरनेटर में मेन फर्क होता है, जो टेक्निकली बिल्कुल प्योरली होता है, जनरेटर जो होता है वो डीसी पैदा करता है, अल्टरनेटर जो होता है अल्टरनेट मतलब एसी से जोड़ के। फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि डीजल जनरेटर बोला है कि जनरेटर जी ऑन कर दो, तो वो अल्टरनेटर भी उसका ही पार्ट होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, तो आपने अल्टरनेटर का कंसेप्ट और डीजल का कंसेप्ट इकट्ठा लेके चलना है, जिसमें कि इसमें बोला कि ऐसा पार्ट है जो कि डीजल जनरेटर का नहीं है। कौन सा पार्ट नहीं है? ऑल्टरनेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीजल जनरेटर। तो डीजल जनरेटर के आगे हमारे अल्टरनेटर लगा होता है, तो ये तो पार्ट है ही है उसका। स्टेटर, स्टेटर भी होता है, या स्टार्टर भी बोलते हैं, जो स्टार्टर हम स्टार्ट करते हैं, जो स्टेटर था उसमें जो डायग्राम था वो अलग था कंसेप्ट, वो उसकी बॉडी को बोलते हैं। और ये जो स्टार्टर है, ये जब ऑन करते हैं, तो ऑन करने से ऐसा नहीं कि वो ऑन करने से एकदम से वो ऑन होकर चल पड़ेगा, वो उसको टाइम लगाता है। जैसे ऑन किया हमने, तो वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कोशिश करता है कि वो 220 वोल्ट पे पहुंचे या 415 वोल्ट पे पहुंचे, और उसका जो करंट है वो एकदम से लोड नहीं लेता है। वो जब पूरी तरह ओके होता है तभी वो आगे करंट दे पाता है, लोड लेता है। तो स्टार्टर भी एक ऐसा पार्ट होता है जो कि सिंक्रोनाइज करता है लोड को और अपनी इनपुट को, ताकि बर्निंग ना हो। इसके लिए डीजल जनरेटर में हमें बैटरी भी यूज करते हैं स्टार्टिंग में इनपुट देने के लिए। जैसे हमारी गाड़ी होती है, उसमें बैटरी ना हो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन जो लोड है, लोड जो है वो डीजल जनरेटर का पार्ट नहीं है। तो नहीं, लोड तो एक अलग चीज है, हमारी एक्सचेंज है वो। लोड का मतलब एक्सचेंज है, या कई बार हमने पीछे ही पढ़ा है कि लोड का मतलब है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा जो लोड है वो डीजल जनरेटर सेट का पार्ट नहीं है, इसमें नहीं बोला है। ये पेपर में जरूर देखना है, कई बार हम गलत करके आ जाते हैं जल्दी जल्दी, कि जो क्वेश्चन में पूछा नहीं था और हमने कर दिया जो था। पिछले इसमें ही क्वेश्चन आया था, जनरली द कैपेसिटी, generally the capacity of engine alternator is given in, इसमें गिवन होती है, ए पार्ट है, ए आंसर है किलो वोल्ट, बी आंसर है किलो एम्पियर, सी आंसर है किलो वाट, डी आंसर है किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो ये हमने किया ही है, जनरली द कैपेसिटी ऑफ द इंजन ऑल्टरनेटर। इंजन ऑल्टरनेटर की हमने जो कैपेसिटी कैसे बोली थी, किलो वोल्ट एम्पियर। तो ये आंसर इसका फोर्थ है, किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, किलो वोल्ट तो है नहीं, किलो तो है ही है, किलो मतलब कि हजार, वोल्ट अकेला नहीं तो बोला था मैंने, एम्पियर भी अकेला नहीं होगा, और वाट से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो किलो वोल्ट एम्पियर या के वी ए आ जाता है। जहां भी आप जाएंगे बिजली के बड़े बड़े खंभे होते हैं वहां पे केवीए लिखा होता है। ठीक है, क्योंकि जो हाई रेटिंग होती है उसको केवीए में ही मापते हैं उसकी। तो अल्टरनेटर की जो कैपेसिटी है वो किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। तो ये इतना याद रखना है,
इससे रिलेटेड इतना ही है, इसका टॉपिक छोटा ही था ये। और देखेंगे अगर आगे कोई क्वेश्चन ऐसा बनता है तो देख लेंगे हमने क्या करना है, वो बाद की बात है। तो आज इतने ही इसमें करते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जो भी आगे प्लान करके बताते हैं आपको। तो आप करिए, अपनी रिपीटेड स्टडी करिए, कुछ ना कुछ देखते रहिए, और हेल्प करेगा ये मटेरियल, मेरे को पूरी उम्मीद है। चलो, थैंक यू, गुड लक।